भूगोल, विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ टॉपिक जो विषय पढ़ा है, विषय क्या है? विश्व का भूगोल। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पृथ्वी से हम जब लोग आकाश की ओर देखते हैं तो क्या आकृतियां दिखाई देती हैं? हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग क्या क्या देखते हैं? एक तो चंद्रमा हम लोगों को दिखाई देता है, दूसरा सूर्य हमको दिखाई देता है, बाकी तारे हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है ना? है ना? तो क्या होता है? वो सब क्या है? पिंड भी, उल्का पिंड वगैरह, कभी कभी तो उल्का पिंड भी देखने को मिल जाते हैं। तो सारी चीजों को मिला करके हम क्या कहते हैं? इनको आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। ठीक है, आकाशीय पिंड कहते हैं या तो खगोलीय पिंड कहते हैं। आप समझ में आ गया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य एक है, क्या है? तो सूर्य जो है वो तारा है। ठीक है, हम सब लोग सूर्य को तो देखते ही हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। आप याद रखिएगा, सूर्य क्या है? एक तारा है, ग्रह और उपग्रह नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। सूर्य क्या है? एक तारा है। जैसे अन्य तारे हमको दिखाई देते हैं वैसे ही सूर्य भी एक तारा है, पर सूर्य बड़ा दिखाई देता है, अन्य तारे हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? बड़े हो सकते हैं, सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन वह सूर्य से बहुत अधिक दूर है। हमारी पृथ्वी से जितना सूर्य दूर है उससे कई गुना वह दूर है, इसलिए हमको छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। क्या है? गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। ठीक है, तारों में स्वयं का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए, तारों में क्या है? स्वयं का प्रकाश है। स्वयं माने उनका अपना प्रकाश है, और क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही उनके अपने हैं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? देखिए ये प्रश्न कितना बढ़िया है। तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य भी चूंकि एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा जो है वो सूर्य है। तारा समूह को क्या कहते हैं? समूह मीन्स होता है बहुत सारे तारे उसमें होंगे, तो नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से हम उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे से करते हैं? देखिए, प्राचीन काल में जो नाविक हुआ करते थे, या अन्य सैनिक हुआ करते थे, या जो रात्रिचर हुआ करते थे, वो सब यात्री लोग अपनी नाव, अपना जहाज किस दिशा में ले जाएंगे, उनको दिशा का ज्ञान करने के लिए क्या करते थे? कैसे उनको दिशा का ज्ञान होता था? तो उत्तर दिशा का निर्धारण करने वाला कौन है? सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारा। ठीक है, सप्तऋषि मंडल में 7 तारे होते हैं पतंग की आकृति के। आप देखिएगा कभी रात्रि में आकाश में आपको दिखाई देंगे। एक ध्रुव तारा होता है जो उत्तर दिशा में ही चमकता है। ठीक है, उस तारे को देख करके हम ये जानते हैं कि इस यहाँ जो है उत्तर दिशा है, क्योंकि वह तारा जो है उत्तर दिशा में ही हमेशा स्थित होता है। और चमकीला तारा भी होता है, उसको हम देख सकते हैं कि यह तारा जो है ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारे से हम उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं। सप्तऋषि मंडल जो तारे होते हैं, यह भी उत्तर दिशा में ही पतंग जैसी आकृति बनाए हुए होते हैं, और सप्तऋषि मंडल के नाम से उन तारा समूहों को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता है? ये भी प्रश्न तो आप जान ही रहे हैं, उत्तर दिशा में ये चमकता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं?
तो 8 ग्रह हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। सौर परिवार का मुखिया किसे माना जाता है, माने किस ग्रह को माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। माने कि जो हमारा सौर मंडल या सौर परिवार है, उसमें जो मुखिया है ना, मुखिया कौन है? वो सूर्य है। बाकी 8 ग्रह हैं, इनको मिलाकर के सौर मंडल या सौर परिवार बना है, ठीक है। सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको याद रखिएगा। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं सूर्य में? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी सूर्य से सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये कितना बड़ा है? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले इसमें समा जाएंगे। मतलब ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए तो आप विचलित मत होइएगा कि कितनी पृथ्वी, सूर्य में कितनी पृथ्वियां समा जाएंगी। तो 13 लाख पृथ्वियां हैं उसमें समा जाएंगी। माने पृथ्वी जैसा जो गोला है वो उस 13 लाख गोले उसमें समा जाएंगे, ठीक है। माने कि 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? हाँ देखिए, 13 लाख गुना बड़ा है और 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 15 करोड़ किलोमीटर बहुत दूरी है, इसको याद रखिएगा। 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? हाँ, ग्रह किसको कहते हैं? जो पिंड एक निर्धारित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, ये सब है क्या? बृहस्पति है। और जो भी 8 ग्रह हैं हमारे, वो सब क्या है? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इनको ग्रह कहा जाता है। क्या चंद्रमा ग्रह है? तो क्यों नहीं ग्रह है? वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यहाँ पर बात हो रही थी कि सूर्य का जो चक्कर लगाते जो पिंड, उनको ग्रह कहा जाता है। लेकिन एक पिंड जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, चंद्रमा को क्या कहते हैं? उपग्रह है वो क्या करता है? ये पिंड जो है, चंद्रमा जो है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ग्रहों को आप अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। माने ग्रहों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है? तो नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। क्योंकि ग्रह और जो भी जितने हमारे 8 ग्रह हैं, उनमें कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ना ही उनमें ऊष्मा होती है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में लगाते हैं? मतलब उनकी घूमने की दिशा क्या है? तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, उसका उल्टा, एंटी क्लॉक वाइज, अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूम रही हैं वैसे चक्कर नहीं लगाते। वो सब क्या करते हैं? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। मतलब जिधर सुइयां चलती हैं उधर नहीं चलते, उनकी दिशा उनके उल्टी होती है, ठीक है। कौन ग्रह सूर्य का चक्कर घड़ी की सुइयों की दिशा में चक्कर लगाते हैं? आप देखिए, कुछ ग्रह हैं जो सुई की दिशा में ही चक्कर लगाते हैं। तो कौन कौन से वो ग्रह हैं? एक तो शुक्र है, वीनस, और अरुण है, यूरेनस। ये 2 ग्रह जो हैं, ये सुई की दिशा, जो सुई की घड़ियां जिस दिशा में चलती हैं उसी दिशा में चक्कर लगाते हैं। देखिए, सारे ग्रह
घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चक्कर नहीं लगाते। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जो सुइयों की दिशा में ही चक्कर लगाते हैं। घड़ी की सुइयां जिधर चलती हैं वैसे ही उनकी भी दिशा होती है। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? देखिए, ग्रह जो होते हैं वो अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। अब ग्रह जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है, इस तरीके से कोई ग्रह बना है गोला में, जैसे ये बना है, और इसकी एक अक्ष होता है, अक्ष, ठीक है। ये अक्ष में भी ऐसे घूमता है, आप इस चक्कर लगाता है, ठीक। एक जैसे लट्टू होता है, तो लट्टू क्या करता है, लट्टू अपनी जगह पर नाचता रहता है, घूमता रहता, उसको कहते हैं अपनी धुरी पर घूमना, या अपनी अक्ष पर घूमना। अक्ष के इर्द गिर्द वो घूमता है, अक्ष के चारों ओर घूमता है, इसको कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। अब देखिए, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, ग्रहों का जो सूर्य के ओर चारों ओर घूमना है, उसको क्या कहते हैं? उसको परिक्रमण कहते हैं, उसको कहते हैं परिक्रमण। देखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण में थोड़ा अंतर है, ठीक है। परिभ्रमण क्या होता है? अपनी धुरी पर घूमना, और परिक्रमण क्या है? परिक्रमा करना। इसी से अंदाजा लगा लो, परिक्रमा करना, ठीक है। शब्द को समझिए, परिक्रमण शब्द है, परि माने चारों तरफ होता है, क्रमण एक परिक्रमण, क्रम माने एक क्रम में उसके चारों तरफ घूमना। तो ठीक है, आप परिक्रमण का अर्थ क्या लगाएंगे? परिक्रमा करना, ऐसे जैसे किसी के चारों तरफ घूमना। अब देखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है ना। पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है? तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ये शब्द याद रखिएगा, चपटी है, थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है, अगला पेज निकालिए। हरित ग्रह या नीला ग्रह किसको कहते हैं? हरित ग्रह या नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। देखिए, हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हरियाली है ना, और नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जल है, समुद्र है ना। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर किस रंग की दिखाई देती है? आप देखिए, पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर किस रंग की दिखाई देती है? तो नीले रंग की दिखाई देती है ना। पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो वायुमंडल जो है वो काला दिखाई देता है, पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी दिखाई देती है नीली, जैसा आप मैप में देखा करते हैं, है ना, या ग्लोब देखा होगा, वो भी नीला जैसा बना होता है ना। और जब भी एनिमेशन वीडियोस देखते हो मोबाइल में, या फोटो देखते हो, तो उसमें पृथ्वी को नीला दिखाया जाता है ना। और आकाश से माने अंतरिक्ष से जब देखते हो, उसके चारों तरफ का वायुमंडल, अभी हम लोग पृथ्वी से जब अंतरिक्ष को देखते हैं, आकाश में ऊपर देखते हैं, तो हमको कैसा दिखाई देता है? नीला। भाई, अभी हम लोग आसमान देखते हैं, अंतरिक्ष देखते हैं, तो हमको नीला दिखाई देता है। लेकिन जब अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है, वहां से पृथ्वी का वायुमंडल देखता है, पृथ्वी के चारों तरफ देखता है, तो उसको काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। उपग्रह किसे कहते हैं? आप देखिए, यहाँ पर आ गया, उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह कौन होते हैं? वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, वो सूर्य, भाई चूंकि ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, माने ग्रह जो है, ग्रह कौन है? ग्रह वह है, ग्रह उसको कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता है ना। और
उपग्रह क्या है? जो उस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो जब उस ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो साथ में वो भी चक्कर लगाएगा, क्योंकि वो भी तो साथ में जाएगा, उपग्रह भी साथ में जाएगा। जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगाती है ना। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो साथ में वो भी जा रहा है, तो उसका भी चक्कर हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से ये कहा जाएगा कि उपग्रह वही है जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, मानी वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। इस तरह देखा जाए तो हम सब लोग भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मैंने बताया था कि हम सब लोग भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और कितनी परिक्रमाएं हम लोग कर चुके हैं वो अपनी अपनी आयु के अनुसार गिनती कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, अभी तो जान लिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, माने कि प्राकृतिक उपग्रह की बात की जा रही है। हाँ, यहाँ पर सैटेलाइट की बात नहीं की जा रही। सैटेलाइट मीन्स जो आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, हाँ, उनकी बात नहीं की जा रही है, केवल प्राकृतिक उपग्रह की बात की जा रही है। वैसे तो जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, कई ग्रह इन एजेंसियों ने भेज रखे हैं और वो पृथ्वी के साथ में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे बहुत से, जैसे आप लोगों ने एडुसेट के बारे में पढ़ा विज्ञान में, एडुसेट उपग्रह है, वो भी क्या करता है? वो कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के साथ में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना। वो कृत्रिम उपग्रह है, शैक्षिक उपग्रह है। और जो हम लोगों को जिनको सैटेलाइट बोलते हो, तो वो सैटेलाइट क्या है कि वो भी स्थापित कर दिए जाते हैं पृथ्वी की कक्षा में, हाँ, और वो पृथ्वी के साथ में उनका चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको उपग्रह नहीं कहा जाता है, वो आर्टिफिशियल कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह नहीं कहेंगे उनको, वो क्या है? कृत्रिम उपग्रह है, बनाए गए हैं एजेंसियों द्वारा। जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इसरो नाम है। क्या है? इसरो नाम है, इसरो। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? बोलो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। बोलो, हाँ, ठीक है। चलते हैं आगे। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। अब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट माने सबसे अधिक निकट जो है वो आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वो चंद्रमा है, ठीक है। बाकी चंद्रमा से तो सब दूर ही है, चंद्रमा एक ऐसा है जो सबसे निकट है। लेकिन अगर कृत्रिम उपग्रह की नाम भी दिया, अगर प्रश्न ऐसे कर दिया जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट क्या है, वहां पर आकाशीय पिंड का नाम नहीं होगा, ना उपग्रह का नाम होगा, और उसमें एक कृत्रिम उपग्रह एडुसेट वगैरह इन सबके नाम भी दे रखे होंगे, चंद्रमा का भी नाम दे रखा होगा, तो उसमें आप लोग कृत्रिम उपग्रह को लगाएंगे, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह सबसे नजदीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड कौन सा? ये तो हो गया, चंद्रमा है। चंद्रमा के प्रकाश को क्या कहते हैं? चांदनी। जब उस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। ये प्रकाश कैसा होता है? एकदम श्वेत होता है, सफेद, है ना। और उसी को चांदनी रात भी बोलते हैं, रात्रि में प्रकाश दिखाई देता है तो चांदनी रात कहलाती है, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय, छल्ले या रिंग पाई जाती है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग पाई जाती है? तो ये ग्रह है
शनि और अरुण, दो है, बृहस्पति तीन है, शनि है, बृहस्पति है और अरुण है। ठीक है, ये तीन ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ला या रिंग पाई जाती है। जैसे मान लीजिए इस तरीके ग्रह है तो इनके चारों तरफ इस तरीके से एक छल्ला बना रहता है, गैसीय ये छल्ले हैं, इस तरीके से उनके चारों तरफ बना होता है। ठीक है, वो चारों तरफ एक छल्ला जैसा दिखेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। अब देखिए सूर्य के यहाँ पर निकट की बात हो रही, किसके निकट, सूर्य के निकट। देखिए सूर्य के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध है। ठीक है, बुध है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन ग्रह पूरी करता है, बुध करता है, क्योंकि उसकी दूरी कम होगी, क्योंकि वही नजदीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रह दिए हैं, उनका रंग दिया है, सूर्य की परिक्रमा के दिन दिए हुए हैं और उपग्रहों की संख्या भी दी है। इसको समझ लेते हैं। क्या दिया है, देखिए ग्रह तो दिया है बुध, तो बुध का रंग कैसा है, भूरा रंग है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, पूरी 88 दिनों में पूरी करता है। इसके उपग्रहों की संख्या क्या है, शून्य है, माने इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। ये तो बेचारा सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसका चक्कर लगाने वाला कोई उपग्रह नहीं है, कोई पिंड नहीं है, इसको उपग्रह कहते। अब देखिए शुक्र है, दूसरा क्या है, शुक्र है। शुक्र का रंग क्या है, पीला है। ये रंग जरूर याद कर लीजिएगा, भूरे के बाद में पीला रंग है। और ये 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, माने एक चक्कर 225 दिन में इसका पूरा होता है। ठीक है, और इसमें भी कोई भी पिंड जो है, कोई भी आकाशीय पिंड इसका चक्कर नहीं लगाता है, यानी उपग्रह इसका नहीं है। इसके उपग्रहों की संख्या शून्य है। तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी कैसा ग्रह है, नीला हरा है ना, नीला और हरा ग्रह इसको बोलते हैं। ये कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, 365 दिन। देखिए 365 दिन एक चक्कर लगते हैं, 365 दिन एक चक्कर सूर्य का लगाने में। और एक वर्ष हम लोग उसको बोलते हैं, एक साल में भी 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को, और उसी समय को मान 365 दिन को ही एक वर्ष कहा जाता है। और इसका उपग्रह है एक, चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा एक उपग्रह है इसका। उसके बाद आता है मंगल। तो मंगल कैसा है, लाल ग्रह है, लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कलर जरूर याद करिएगा सबके। तो कलर क्या है, मंगल का लाल है, और यह 687 दिन में एक चक्कर लगाता है। फिर इसका उपग्रह 2 हैं। ठीक है, 2 उपग्रह है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन से उपग्रह हैं। फिर है बृहस्पति। तो बृहस्पति कैसा है, गुलाबी, और ये 11.86 वर्ष, 11 मतलब लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं इसको एक चक्कर सूर्य का लगाने में। ठीक है, इसके सबसे अधिक ग्रह उपग्रह हैं, कौन कितने हैं, 69, यानी सबसे अधिक हैं। 69 उपग्रहों की संख्या है इसके। सबसे अधिक समय में कौन ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, वरुण। तो देखिए यही सबसे दूर है और यही ज्यादा लगाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे कम दिन में कौन चक्कर लगाता है, बुध लगाता है, और यही सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। ये बात याद रखिएगा, ये आगे कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जा भी चुके हैं, हमेशा पूछे भी जाते हैं। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा ग्रह, वरुण है। भाई जो दूर है वही ज्यादा समय लगाएगा चलने में, चक्कर लगाने में, क्योंकि उसकी दूरी बहुत बन जाती है ना। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए
पृथ्वी है उसके चारों तरफ जिस तरीके से सूर्य है, जैसे सूर्य है मान लीजिए, और सूर्य से नजदीक में एक ग्रह लगा रहा है चक्कर, उसका नाम बुध है। उसके बाद में अगला शुक्र है, फिर उसके बाद में पृथ्वी है, और आप उसके बाद में देखिएगा मंगल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिन जिन का ये जो सर्किल बड़ा हो रहा है ना, जो सूर्य है मान लो बीच में हमारा ये वाला, तो इसके नजदीक बुध का रास्ता है, बुध वाला चक्कर लगा रहा है। फिर है शुक्र लगा रहा है, फिर उसके बाद में पृथ्वी है, फिर मंगल है। ऐसे ऐसे सबसे बाद में जो चक्कर आएगा वो किसका आएगा, वो वरुण का आएगा। तो वरुण का जो है ना चक्कर बड़ा है, यानी वरुण का जो रास्ता है, पथ है, उसकी जो कक्षा है वो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए उसको ज्यादा समय भी लगता है, और यही सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर भी है ना भाई। उसका तो गोला बड़ा हो ही जाएगा जो बहुत ज्यादा दूर है सूर्य से। जब वो चक्कर लगाएगा तो दूसरे की कक्षा में तो घुस नहीं जाएगा, लगाएगा अपनी कक्षा में ही, है ना। तो इस तरीके से उसका जो रास्ता है बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको समय भी ज्यादा लगता है, और वो सूर्य से ज्यादा दूर भी है, इस कारण है। आगे दिया है सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, मैंने अभी पढ़ा, किसके हैं, बृहस्पति के। से कितने ग्रह हैं, तो 69 ग्रह हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, लगभग माने कि 4 लाख लगभग। ठीक है, 3.84 लाख किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्या चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, बताइए। नहीं है, चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश, जबकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं, है ना। और वो श्वेत प्रकाश उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, क्या है, वो सूर्य का प्रकाश ही है, और चंद्रमा से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है। ठीक है, वो क्या है, सूर्य का प्रकाश ही है। उस सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा चमकता है, और वही प्रकाश वापस परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है। वही, इसीलिए हमको यहाँ भी उजाला दिखाई पड़ता है, जबकि वह प्रकाश जो है वो किसका है, सूर्य का है, चंद्रमा का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके बीच में बहुत सारे पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, उनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र छोटे ग्रह, छोटे छोटे ग्रह हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो पिंड हैं, उनको क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है, उन पिंडों को क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है। उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड क्या है, धूल व गैसों से बने छोटे छोटे पिंड जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, ये हैं उल्का पिंड। धूल और गैसों से बने छोटे छोटे पिंड जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं उल्का पिंड। टूटता तारा क्या है, आप लोगों ने टूटता तारा देखा होगा, कहाँ देखा है, टूटता तारा देखा है। टूटता तारा क्या है, टूटता तारा देखा है, हाँ नहीं। एक कार्टून आता है टीवी पे, उस पे मोगली, उसमें आप लोगों ने मोगलिया, उसमें टूटता तारा दिखाया जाता है ना। तो टूटता तारा क्या, वैसे
तो हम लोग जाने कि क्या होता है टूटता तारा। उल्का पिंड जब घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं तो वह घर्षण के कारण जल उठते हैं और पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। कुछ भाग पृथ्वी पर गिर जाता है। देखिए, ये टूटता तारा क्या है? ये जो उल्का पिंड है, जो उल्का पिंड हम लोगों ने पढ़े ना, धूल और गैसों के छोटे छोटे पिंड, ये अंतरिक्ष में जब रहते हैं तो इनमें क्या होता है, आग वाग नहीं लगती, चमकते जलते नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वहां से टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, है ना, धूल कण वायु सब है। तो उसमें जब ये आते हैं और बड़ी तेज गति होती है इनकी, और उस हवा से इनका घर्षण होता है, माने रगड़, क्या रगड़, घर्षण मीन्स रगड़ होती है। और जब रगड़ होती है तो क्या होता है, ये जल उठते हैं। ये क्या होते हैं, जल उठते हैं। तो वो जलता हुआ तारा कुछ दूर तक, या तो वो जल ही जाएगा, पृथ्वी तक आते आते सब जल जाएगा, या वो जला हुआ या कुछ अर्ध जला या जलता हुआ आकर के पृथ्वी में कहीं ना कहीं गिर जाता है। समुद्र में गिर जाएगा, बुझ जाएगा, और कहीं गिर जाएगा तो गड्ढा बना देगा बहुत गहरा, है ना, और धीरे धीरे आकर के उसकी आग शांत हो जाएगी, जला हुआ कोयला जैसा बचेगा। इसी को कहते हैं टूटता तारा। आप देखना उस मोगली में दिखाया गया है, जो तारा टूटता है तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और आग बहुत उसमें निकलती है, आग होती है उसमें, आग जैसी लगी होती है, और छोटे छोटे टुकड़े आग के बिखरते जाते हैं। तो वो एक उसमें दिखाया जाता है, वो कौन कहता है मुझे टूटता तारा देखना है। हाँ, छोटा सा एक बेबी दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे टूटता तारा देखना है, तो वो दिखाई देता है। चमकीली पूंछ किसमें पाई जाती है, वो पुच्छल तारे में। पुच्छल तारे में क्या होता है, चमकीली एक तारा होता है, जैसे मतलब आप देखेंगे आसमान में तो झाड़ू जैसी दिखाई देगी, ऐसे लगेगा टार्च लगाया है, टार्च वो वहां लगेगा कि कोई पिंड है और उसमें ये टार्च कोई ऐसा लगा रहा है अंतरिक्ष में। मैंने पहले बहुत देखा था, बचपन में देखा था, मुझे याद है। तो वो टार्च जैसा उसमें लग रही होगी जैसे, तो उसको बोलते हैं, वो चमकीली पूंछ जैसी उसमें होती है ना, वो पुच्छल तारे होते हैं। यम, प्लूटो, ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। यम या प्लूटो 9वां ग्रह था, कब इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। देखिए, पहले हम लोग 9 ग्रह जानते थे, अभी सन 2006 से इस ग्रह को हटा दिया गया। मतलब है तो वही, लेकिन ग्रह की श्रेणी में हम इसको अब पढ़ते नहीं हैं। हट कहाँ जाएगा, वो रहेगा तो वही अंतरिक्ष में ही, ठीक है। तो उसको ग्रह की श्रेणी से हम लोग हटा के पढ़ते हैं, उसको ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कब हटाया गया था, ये हटाया गया था 24 अगस्त सन 2006 को। तो यम प्लूटो, आपने 9 ग्रह की पूजा सुनी होगी, नवग्रह की पूजा, 9 ग्रह की पूजा कराते हैं कुछ लोग, तो 9 ग्रह ही पढ़ते थे हम लोग। 2006 से पहले 9 ग्रह ही पढ़े जाते थे कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं, है ना। अब क्या पढ़ते हैं, अब 8 पढ़ते हैं। यम यानी कि हटा दिया गया, है ना। किसको हटा दिया गया, यम को हटा दिया गया। अरुण वरुण यम सबसे लास्ट में था, अरुण वरुण यम। क्या है पहला ग्रह बोलिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण और यम था। यम को हटा दिया गया। अब खाली हम लोग क्या पढ़ते, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति,
शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह ही पड़ते हैं। इनका क्रम भी ऐसे ही है। सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। आकाश गंगा का नाम जो है वो मंदाकिनी है। ठीक है, करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर निर्माण करती हैं किसका? ब्रह्मांड का। अब करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड बना है ना। और एक आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी। यानी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। अगर हम देखें ब्रह्मांड को देखें तो पृथ्वी हमारा कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी पृथ्वी जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, वो वहां पर तो असंख्य तारों के बीच में कहीं होगी। आगे पढ़ते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मांड माने कैसे बना, एक थ्योरी दी गई है, बिग बैंग, विस्फोट द्वारा। ऐसा माना जाता है कि कोई 2 पार्टिकल पिंड जो थे वो आपस में टकरा गए और उसमें जो पार्टिकल थे वो बिखर गए और उनसे ब्रह्मांड का निर्माण हो गए। जो भी थ्योरी है हम लोगों को याद करना है, बिग बैंग, विस्फोट द्वारा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने का। ये देखिए, इसमें वर्ष शब्द दिया है, इससे साथ समय का मात्रक मत समझ लेना। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी मापने का मात्रक है। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? तो यह है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा सूर्य का प्रकाश। अब आप ही देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है। ठीक है, ज्यादा हो सकता है। फिर आप देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? 8 मिनट 19 सेकेंड में। तो देखिए, 8 मिनट 19 सेकेंड में 15 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करके आ गए और 8 मिनट लगे। 8 मिनट में इतनी स्पीड वाली अगर हवाई जहाज या ट्रेन बना ली जाए तो हम लोगों को दुनिया घूमने में कितना समय लगेगा? ज्यादा 1 चक्कर लगाने में लग जाएंगे 2 मिनट लगे, 2 मिनट से भी कम लगेंगे, सेकेंड में समय लगेगा, है ना? चुटकी बजाई चले आएंगे, सेकेंडों में फिर यात्राएं होंगी। वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं कि प्रकाश चलने की जो यातायात की चलने के जो वाहन है उनकी गति जो है बहुत अधिक कैसे हो, उसके लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हाइपर लूप जैसी या बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन आप लोगों ने सुनी होगी। तो ऐसी ऐसी तकनीकी का विकास करने में अभी लगे हुए हैं सब। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड आप याद रखिए, ये पूछा जाएगा। 8 मिनट। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो यह है 1/6, यानी कि 6वां भाग है। आप यहाँ पर अगर 6 किलो के हैं तो वहां कै किलो के होंगे? 1 किलो के।
देखिए द्रव्यमान जो है वही रहता है, लेकिन भार यानी जो वजन है हमारा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल शामिल होता है। और पृथ्वी पर जितने वजन की जो वस्तु है उसका 6वां भाग ही चंद्रमा पर रह जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की बात करें, अगर वो यहाँ पर 60 किलो का है, कितने का, 60 केजी का है, तो चंद्रमा पर वो कितने का होगा, 1 बटा इसको 6 से गुणा कर दीजिए, यानी 6 से भाग कर दीजिए, तो 10 का बचेगा, 10 केजी का। ठीक है, कितना बचेगा, 10 केजी का। तो यानी कि 6वां भाग ही वहां पर रह जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो यह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो यह 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए थाली सा गोल दिखने का मतलब पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, है ना, पूरा गोल, कहीं से कटा पिटा नहीं, है ना, पूरा गोल दिखाई देगा। उस रात्रि को क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात्रि या पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं, अमावस्या। 1 महीने में 1 बार पूर्णिमा और 1 बार अमावस्या होती है। देखिए 1 बार पूर्णिमा होगी 1 माह में और 1 बार अमावस्या होगी। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी हंसिया जैसा, है ना, कभी और थोड़ा, कभी बिल्कुल एकदम पतला सा, फिर धीरे धीरे बढ़ता है उन 15 दिनों में, 14 दिनों में। तो ठीक है, उस तरीके से उसकी कलाएं उनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को क्या कहते हैं। देखिए अमावस्या से यानी अंधेरी, अमावस्या क्या होती है, अंधेरी रात, बिल्कुल अंधेरी, वहां किसी भी प्रकाश को आप नहीं देख, चंद्रमा के प्रकाश को नहीं देख सकते, है ना, बिल्कुल अंधेरा सा दिखाई देता, कहीं बाहर का प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस दिन क्या होता है, उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। फिर उसी रात्रि से आप धीरे धीरे अंधेरे से उजाले की तरफ जाते रहते हैं। फिर क्या होगा, पूर्णिमा तक। पूर्णिमा क्या होता है, उजाली वाली रात है, जिस दिन खूब रोशनी होती है, यानी चांदनी होती है। तो इतने पक्ष को यानी पखवाड़े को क्या कहते हैं, ये शुक्ल पक्ष होता है। आप हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना। तो इस जो उजाली वाली, देखिए अमावस्या बीत गई, अंधेरी रात बीत गई, अब धीरे धीरे क्या होगा, उजाली वाली रातें आएंगी। आप थोड़ी देर में उजाला होगा, फिर थोड़ा जल्दी होने लगेगा, फिर और जल्दी होने लगेगा, फिर ऐसे पूर्णिमा तक आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, थाली जैसा गोल। तो इस पखवाड़े को पूरा शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी उजाली रात, उजाली रातें होती हैं, रातें अंधेरी नहीं होती हैं, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से फिर पूर्णिमा जब हो जाती है फिर अंधेरी रातें शुरू घटना, अब चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। अब घटते घटते लास्ट में बिल्कुल फिर अमावस्या आएगी, तो उस दिन हमको अंधेरी रात प्राप्त होगी, है ना। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला, यह संस्कृत का शब्द है। कृष्ण माने काला होता है। भगवान कृष्ण का भी नाम आप कृष्ण ही है, उनका नाम कैसा रखा गया, यथा नाम तथा गुण। कृष्ण कैसे थे, काले थे।
नीला कोई नहीं होता, नीला तो बना लिया जाता है, नीला कोई नहीं होता। काले होते हैं या तो गोरे होते हैं। एक चंद्रमास की अवधि कितनी होती है? एक चंद्रमास किसको बोलते हैं? तो चंद्रमास होता है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, इसको बोलते हैं एक चंद्रमास। एक चंद्रमास जानते हो कितना होता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। तो ये कौन होता है? माने कि ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को मिलाकर के एक चंद्रमास बनता है। क्या बनता है? चंद्रमास। एक चंद्रमास बनता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों को मिला दोगे, जो अवधि बनेगी, जो समय बनेगा, वो कहलाएगा चंद्रमास, एक चंद्रमास। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? देखिए, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, पहला यात्री यानी कि पहला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाला कौन है? यूरी गागरिन। अब देखिए, जब नाम आएगा, इसमें भारत का नाम तो नहीं है, खाली पूछा गया है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यानी ये विश्व स्तर की बात हो रही है, तो विश्व में जो भी पहला होगा उसको उसका नाम दिया जाएगा। तो विश्व में कौन है? यूरी गागरिन है। यूरी गागरिन पूर्व सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे। इन्होंने 12 अप्रैल, कब? 12 अप्रैल 1961 को बोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ठीक है, उनका ये अंतरिक्ष यान था, इसका नाम था बोस्तोक 1। और कब की थी? तो 12 अप्रैल 1961 को की थी। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के रहने वाले थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत जानकारी है इसको, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि यूरी गागरिन पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री, पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। अब इसमें अगला है चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। चांद पर पहुंचने वाले, चांद पर कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो थे, ये पहले व्यक्ति है, विश्व स्तर पर बात हो रही है। तो विश्व में पहला व्यक्ति कौन है जो चांद पर पहुंचा? वह है नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 यानी अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? नहीं। तो चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, अब देखिए यहाँ पर मैंने विश्व का पहले पढ़ा, अब अंतरिक्ष यात्री भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984, कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 या सेकेंड होगा, जो भी नाम इस तरीके से दिया है, में से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, आगे दिया है, क्या हमें सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। ठीक है, एक चश्मा आता है, उसको लगा करके देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ किरणें, तरंगे ऐसी आती हैं जो हानिकारक होती हैं हमारी आंखों के लिए। ठीक है, इसीलिए जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि तुम ग्रहण मत देखना। गांव में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सूर्य ग्रहण देखने से मना किया जाता है कि आप ग्रहण पड़ रहा है, आप अंदर ही रहिए। ये हमारे, आप देखिए, भारत में विज्ञान छुपा पड़ा था, पर लोगों ने उसका
आडंबर बना दिया, अंधविश्वास बना दिया, विचार ही नहीं किया कि क्या, क्यों, ऐसे क्यों है। विचार करते तो विज्ञान की सही तथ्यों को हमारे सामने लाया जाता, हम भी जानते इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। लेकिन वही चीजें हैं कि उसको अन्य तरीके से हमको बताया गया। और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको भी नहीं पता होता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमको बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, पर वो जानती हैं कि नहीं निकला जाता है। तो गांव में ये सब चीजें होती हैं, जानते हैं लोग। ग्रहण पड़ता है तो क्या नुकसान हो सकता है। ग्रहण को हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, है ना। और चश्मा वश्मा हो जिससे देखा जाता है, उससे तब देखा जा सकता है। अन्यथा कहा जाता है कि आप उसकी छाया को पानी वानी की भर करके देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी जो है उस पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, और खड़ी और तिरछी रेखाएं, मतलब कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं, कुछ पड़ी रेखाएं। वो काल्पनिक हैं, पृथ्वी पर हमें कहीं दिखाई नहीं देती हैं, पर ग्लोब में दिखाई पड़ती हैं। तो उन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, ये पृथ्वी जो बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं, इसमें रेखाओं को दिखाया गया है। तो ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं आप डॉटेड डॉटेड से देख रहे हो, ये वाली रेखाएं हैं, और उसी तरीके की ऐसी आप क्षैतिज रेखाओं को देख रहे हो। ठीक, तो इन रेखाओं को इस तरीके से देखो, कुछ खड़ी रेखाएं हैं और कुछ ऐसी पड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, तो जो खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो पड़ी हुई रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो इस पृथ्वी पर क्या क्या है। इस पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, इसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये सब दिखाया गया है। यहाँ पर कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, मकर रेखा भी दिखाया गया है, और ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वह भी इसमें आप देख सकते हैं। इसीलिए यह चित्र जो है थोड़ा झुका हुआ बना है, उस चित्र को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें पृथ्वी का भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग क्या होता है? ये जो भूमध्य रेखा, माने जो विषुवत रेखा मैं कह रहा था, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर का माने उत्तरी ध्रुव की ओर, यहाँ से अगर इसको बांट दे, यहाँ से इसको बांटते हैं, तो ये ऊपर वाला जो भाग है इसका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है? इसको कहते उत्तरी गोलार्ध। गोला आधा है, ठीक है, गोलार्ध, ठीक है, उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब इसके नीचे वाले भाग को, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इस चीज को समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी, भूमध्य रेखा पृथ्वी पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो चूंकि वह तो 0 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको, 0 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, 0 अंश। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, देखिए ये उत्तरी अक्षांश क्या होता है, जो अभी आप लोगों ने इसमें देखा है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा कहाँ है? देखिए यहाँ पर इस पृथ्वी में देखिए,
हाँ, ये है पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये कर्क रेखा दिया है, कर्क रेखा। एक कर्क रेखा आपसे पूछा जाएगा किस गोलार्ध में स्थित होती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में। ये बीच में एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके उत्तर यानी उत्तरी ध्रुव का पार्ट जो है, भाग जो है, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा खींची जाती है वो कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री ही अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची है वो कहलाती है मकर रेखा। ये है ऊपर कर्क रेखा, और यहाँ पर जो है वो मकर रेखा है। ठीक, और इनका अक्षांश डिग्री कितना है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। फर्क इतना है कि वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उसका नाम क्या है, कर्क रेखा है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसका नाम मकर रेखा है। ये आप याद रखिएगा। ये आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा होती है वो किस अक्षांश में स्थित होती है। ठीक है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। कर्क रेखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है, कितनी है, देखिए 179, 179 माने कि 179। ठीक है, इतनी संख्या है। मानचित्र पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 है। 360, ठीक है, ये 360 है, वो 179 है। अब पृथ्वी पर विभिन्न देशों की स्थिति ज्ञात करते हैं तो देशांतर रेखाओं की सहायता से। ठीक है, देशांतर यानी कि देशों की स्थिति ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं, सहायता लेते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं की सहायता से हम देशों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि वह देश जो है कितने अक्षांश पर है, उत्तर है कि पूरब में है। इस तरीके से उसकी स्थिति को जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन बीच रेखा कहाँ से गुजरती है, ग्रीन बीच, जिसको हम लोग GMT बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, GMT। ठीक है, जो GMT लाइन है, ग्रीन बीच रेखा, तो ये कहाँ से गुजरती है, ये लंदन से गुजरती है। ठीक है, पहले प्राचीन काल में यह रेखा हमारे भारत देश के मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुजरती थी। उज्जैन, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए और अंग्रेजी राज्य रहा तो उसके बाद से ये रेखा जो है अब लंदन से ये गुजरने लगी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो ग्रीन बीच रेखा कहते हैं। माने कि वो जो 0 डिग्री है देशांतर, वहां पर ये देश स्थित है। आप देखो, सारे देशों की स्थिति लंदन से ज्ञात की जाती है। लंदन 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। बाकी देश क्या है, वो अलग अलग डिग्रियों में स्थित है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं इस तरीके से बताऊं आपको, चलिए
पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो वो किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब। देखिए ये पृथ्वी यहाँ दिखाई गई है, तो उसमें देखिए पृथ्वी बनी है, तो पश्चिम इधर बना है और पूरब की तरफ ये एरो बना हुआ है। इस तरीके से ये इस तरीके से ये घूमती है। ठीक है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितना अंश घूमती है? 360, माने कि गोला पूरा 360 किसका कोण होता है? पूरा एक चक्कर। एक दिन में पृथ्वी अपनी जगह पे पूरा घूम जाती है ऐसे, इसीलिए तो सुबह से शाम हो जाती। हम यहाँ पे थे तो सूरज हमको इधर दिखाई दे रहा है और हम घूम के इधर आ गए, अब कहते सूरज शाम हो गई। तो इस तरीके से पृथ्वी क्या होती है, पूरा एक चक्कर अपनी जगह पे लगा लेती है। दिशा वहां कहाँ रहती है? दिशा थोड़ी, दिशा बदल जाती है। दिशा वो कैसे रहेगी? दिशा तो बदल जाती है भाई। पृथ्वी के घूर्णन की गति, अब देखिए ये क्या है, 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है। यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है घूमती है वो कैसे घूमती है? 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, माने 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है। और उसको कितना घूमना है? 360 डिग्री घूमना है। आप 360 डिग्री को 15 डिग्री से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा? करिए, 15 दूना 30, कितना बचा? 60, 15 चक्कू 60, यानी 24 घंटे। आ गए कि नहीं आ गए? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 365 पूरा घूमना है गोला। तो एक गोला पूरा कितना हो, कितने में, यानी एक अपना वो चक्र पूरा कर लेगी है, अपनी धुरी पर पूरा घूम जाएगी। कितने में, कितने समय में? 24 घंटे में, है ना। तो ये चीज है। और इसको मिनट में अगर जानना हो तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में 1 डिग्री। अब 4 से भाग कर दीजिए 365 का, तो भी वही आ जाएगा। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा स्थित है। तो देखिए भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, कितना दिया है? हाँ, 82.5 डिग्री कहाँ है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में है। देखिए पूर्वी देशांतर क्या होता है? आप पूर्वी देशांतर क्यों लिखा गया? क्योंकि पृथ्वी जिस तरीके से भारत जहां पर स्थित है, मान लीजिए इस तरीके से भारत यहाँ स्थित है, तो पूर्वी देशांतर का यहाँ से जो लाइन गुजरती है इस तरीके से देशांतर रेखाएं, तो जो पूर्वी रेखा है, माने हम लोग किधर स्थित हैं? पूरब में स्थित है। भाई लंदन के किधर हैं? पूरब में। लंदन के किधर हैं? पूरब में। तो जो लंदन के पूरब में है तो सब पूर्वी देशांतर ही आएगा। ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे सारे जितने भी देश हैं उनमें सब में अपनी अपनी मानक रेखाएं होती हैं। उनमें सब में अपनी अपनी मानक रेखाएं। जैसे एक तो मेन रेखा क्या है? लंदन से गुजरती है। उस पे क्या समय देशांतर, कितना कितना देशांतर पे लंदन स्थित है? 0 डिग्री पे। भाई वो 0 डिग्री पे है। और हमारे देश में जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है कितना? तुम्हारे पास तो है ना, देख रहे हो कॉपी पे, नोट्स में, कितने पे? 82.5 डिग्री। यानी वो जो 0 मैंने दिखाया है इसमें, तो 0 डिग्री पर लंदन स्थित है। वहां से आप चले जाइए पूरब में, कितना? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पर अपनी मानक रेखा, समय की रेखा, समय जो हम लोग अपनी घड़ियां सबकी अलग अलग हैं भाई। घड़ी एक हो नहीं सकती सारे देशों की, अपनी अपनी सबकी घड़ी अलग अलग है। क्योंकि अमेरिका में इस समय कुछ और बजा होगा, हमारे यहाँ कुछ और बजा है ना। तो घड़ियां सब देशों की अलग हैं।
तो टाइम जोन जिनको बोलते हैं, कई कई देशों में बहुत कई कई देशों में क्या है, अलग अलग टाइम जोन होते हैं। हमारे देश का तो एक ही है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वही मानक समय रेखा है, वहां से हम लोग टाइम गिनते हैं। हमारी घड़ियां वहां से गिनी जाती हैं। समय कहां से गिना जाता है? 82.5 डिग्री जो हमारी रेखा है। आप मोबाइल में देखते होगे, उसमें GMT लिख के आता है टाइम जब सेट करते हो तो, ठीक है। आप देखिए, तो वो ये जो रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, ये कितने देशांतर पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और देखिए, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच मानक समय, देखिए ग्रीनविच मानक समय यानी लंदन में जो रेखा है जहां से सबके टाइम गिने जाते हैं, तो वहां से कितना अंतर है? तो ये है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? 5.5 घंटा हम उन लोगों से आगे चलते हैं। 5.5 घंटा हम उन लोगों से आगे चलते हैं। तो क्योंकि वो जब लंदन में 12 बजे होंगे, लंदन में जब 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ कितने बजे होंगे? देखिए ये दिया हुआ है, पढ़िए। जब लंदन में ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजे हो, उस समय भारत की घड़ियों में कितने बजेंगे? 5:30, है ना? 5.5 घंटा उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग 5.5 घंटा उनसे आगे समय में हैं। और वो कौन सा समय होगा? शाम का समय। जब भाई दिन के 12 बजे हैं तो 5.5 घंटा जब आप उसमें ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? शाम हो जाएगी। 5:30 सामयिक तो बजेंगे, दिन तो आगे बढ़ेगा, पीछे थोड़ी जाएगा। तो 5.5 घंटा हमारी घड़ी में, जब लंदन में दिन के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे घड़ियों में? 5:30 शाम का समय होगा, जब घूमने निकलेंगे। अब वो लोग कड़ी धूप में होंगे। आगे बढ़ते हैं। कनाडा में कितने टाइम जोन है, माने मानक समय कटिबद्ध? अब देखिए कनाडा में ये है 6 दिए हैं, कनाडा में 6 है। उनके यहाँ अलग अलग टाइम, अलग अलग देश में अलग अलग घड़ियों में टाइम होता है, क्योंकि 6 टाइम जोन है, वहां 6 लाइन गुजरती हैं ऐसी। अपने देश में एक गुजरती है, वहां 6 गुजरती हैं। अब संपूर्ण विश्व को कितनी समयावधि पर समय कटिबद्ध या टाइम जोन में बांटा जाता है? तो वह बांटा जाता है 30 मिनट, यानी 7.5 डिग्री। कितना? 7.5 डिग्री पर 30 मिनट के अंतर में बांट दिया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी है? 23.5। देखिए ये पृथ्वी जो है वो 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी है, ये अक्ष होती है इसकी। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। वो अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, घूमती है। जैसे कैसे? आपने चक्की देखी होगी, जो गांव में हाथ से चलाने वाली चक्की होती है ना? तो चक्की जो होती है वो क्या करती है? बीच में एक कील होती है, उसी के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। घूर्णन, उसकी आवाज घूर्ण घूर्ण करके होती है ना, वो घूर्णन करती है। इसी तरीके से पृथ्वी है, उसमें कील तो नहीं है कोई, लेकिन फिर भी वो ऐसे करके अपने अक्ष को बीच में कील मान करके घूमती है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। तो पृथ्वी पर दिन रात, हाँ ये हो गया। चलिए पृथ्वी पर दिन रात हो गया। और सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, किधर?
पूर्व से पश्चिम की दिशा में। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन। 6 घंटे का समय है, वही 6 घंटे जुड़ के 4 साल में एक दिन बढ़ा देते हैं। 6 चौक 24, यानी 24 घंटा बढ़ जाते हैं, तो वो एक दिन हो जाता है। और कब आता है? वो 4 साल बाद। इसीलिए आता है कि 6 घंटे जो हैं वो 4 साल बाद ही तो 24 घंटे में बदल पाएंगे। तो इसीलिए 4 साल बाद क्या है, एक अधिवर्ष आता है, लीप वर्ष जिसको कहते हैं। अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, यह हाँ, जिसको हिंदी में अपने गांव देहात में लौंध कहा जाता है, हैं? तो ये होता है 365 दिनों का। वैसे तो 366 दिनों का होता है। ये कितने दिनों का? 366 दिनों का होता है अधिवर्ष। अब वैसे 365 दिन का, पर ये अब इस तरीके से हम लौंध कब होंगे? तो 4 से सन को भाग कर दीजिए। 4 से कोई भी सन वर्ष दिया है हमारे पास जो सन, उसको 4 से भाग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? बोलिए। हाँ, अधिवर्ष या लीप वर्ष मिल जाएगा। अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, तो 2024 को 4 से भाग करिए, हो जाएगा। देखिए 4 पंजे 20 है ना, और 4 छंग 24, पूरा कट गया। तो इसका मतलब इस वर्ष क्या है? लीप वर्ष है, और इसमें 366 दिन है। इसको अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। आगे पढ़ें, क्या दिया है? एक अधिवर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो 29। वैसे तो 28 दिन की होती है फरवरी, और जिस साल अधिवर्ष होता है या लीप ईयर होता है उस वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, देखिए ऋतुएं होती है ना, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतुएं है ना। ऋतुएं मतलब मौसम, जो गर्मियां हैं, जाड़े हैं, वर्षा है, इनको ऋतुएं कहा गया है। तो ये ऋतुएं जो हैं क्यों बदलती हैं? किस कारण बदलती हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण। क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस कारण ऋतुएं बदलती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। जाड़े आते हैं, गर्मी आती है, वर्षा आती है। ये किस कारण? कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर ये पूछा जाए कि दिन रात क्यों होते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने से दिन रात नहीं होते। हाँ, अपनी धुरी पर वो घूमती है, इस कारण दिन रात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? अब देखिए, जो सूर्य और पृथ्वी का घूमने का जो सिस्टम है, इसमें सूर्य जो है केंद्र में होता है। तो केंद्र में सूर्य को माने, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसका जो पथ होता है वो एकदम गोल नहीं होता है। क्या होता है? एकदम गोल नहीं होता है। वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। इस तरीके से होता है, इस तरीके से। देखिए, ये इस तरीके से पथ है। सूर्य है यहाँ पर, और उस पृथ्वी जो है वो इस तरीके से, मान लीजिए कहीं से इस पथ पर वो घूमती है। तो कहीं पर बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी, कहीं पर सूर्य के निकट आ जाएगी, है ना। इसी कारण गर्मी, जाड़ा जब दूर हो जाएगी तो, और पास हो जाएगी तो इस तरीके से ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। उसका पथ जो है परवलयाकार है, परवलयाकार
कार है, गोला नहीं है एकदम, गोला लंबा गोला है, ठीक है। तो इस कारण जो है, चलिए आगे समझिए। तो कहा जाता है, क्या पूछा गया है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। इसको उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर कब होती है? तो दूर कब होती है? 4 जुलाई को। इसको हाँ अपसौर कहते हैं। इस 4 जुलाई को ये डेट याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, सॉरी सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को, और सबसे दूर 4 जुलाई को। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी न होती तो क्या होता? ऋतु परिवर्तन नहीं होता, दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की होती, जल्दी दिन हो जाते, सवेरा हो जाता फिर शाम हो जाती 12 घंटे में। किस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? तो 21 जून को। 21 जून को सीधा चमकता है, माने कि सबसे ज्यादा खड़ी किरणें सूर्य की पड़ती हैं वो 21 जून को। और 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भूल गए। अरे पर्यावरण तो 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को बताओ, योगा दिवस। कौन सा दिवस? योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति। देखिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है ना भारत में, उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? ये देखिए मकर रेखा को पार कर चुका होता है सूर्य, अब किधर कर्क रेखा की तरफ आना शुरू होता है। जब कर्क रेखा की तरफ सूर्य आएगा तो सूर्य का प्रकाश जो है अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि ठंड होती है उस समय। अब दिसंबर के बाद में, दिसंबर या जनवरी में मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है, हाँ जनवरी में। तो अब जब सूर्य इधर आएगा तो क्या होगा? प्रकाश आना शुरू हो जाएगा सूर्य का। तो उत्तर भारत की जो फसलें हैं वो पकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब उस समय गेहूं, सरसों, चना, मटर है और कौन सी अलसी, मसूर, ये सब फसलें हमारी खेतों में खड़ी होती हैं। अब वो क्या होता है? पुष्पित होकर के फलवित हो जाती हैं। अब पकना है उनको, तो पकने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम लोग उसको पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो हमारा खुशी का दिन होता है। सूर्य का कर्क रेखा की तरफ आना, मकर संक्रांति, मकर रेखा को पार करके सूर्य किधर आता है? मकर रेखा की कर्क रेखा की तरफ। और कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। और हम सब लोग कहाँ स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध में। भारत देश कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए हम लोग खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं और खिचड़ी बना के खिलाते हैं। खिचड़ी बना के खिलाई जाती है। पर बहुत अच्छा होता है, मनाया जाता है, बढ़िया लगता है, खिचड़ी भी बढ़िया लगती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखिए हम लोगों के इधर तो ठंड होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य उधर ही है, गर्मी उधर ही मिल रही सबको।
तब क्या होता, बाद में सूर्य इधर आना शुरू हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और हम लोग को खुशी होती कि अब इतने दिनों की ठंड जो है वो दूर होगी और सूर्य आएंगे, सूर्य देव आएंगे और यहाँ की फसलें भी पकेंगी और हमको ठंड से निजात भी मिलेगी। इतने दिनों की ठंड चल रही है। सूर्य भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर सीधा कब चमकता है? जो बिल्कुल सीधी रेखा है ना, विषुवत रेखा जो मैंने ऐसे खींची थी तिरछी, इस तरीके से, जैसे ये पृथ्वी है तो ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर सीधा कब चमकता है? ये 21 मार्च व 23 दिसंबर, दो डेट हैं, 2 तारीखें हैं। इन दिनों में सूर्य क्या होता है? बिल्कुल सीधा चमकता है। बसंत विषुव कब होता है? तो 21 मार्च को, वही उसी को बसंत विषुव कहते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज जहां पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई दें, पृथ्वी एवं आकाश बिल्कुल मिलते हुए दिखाई दें, वह क्षितिज कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। देखिए हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध है जिसमें हम लोग भी हैं, उसमें सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। लंबा दिन का मतलब सबसे बड़ा दिन होता है, लंबा दिन, दीर्घ अवधि का। अब देखिए 21 जून को ही योगा दिवस भी मनाया जाता है और ये सबसे बड़ा दिन भी है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।